हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ रैपिड रिवीजन सीरीज में कंप्यूटर से 25 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी है क्वांटम कंप्यूटर, सी है परम 10,000 एंड डी है आईबीएम चिप्स। बहुत इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। अच्छा, आज आपने मुझे बताना है लास्ट में आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इससे आपको एक आइडिया भी लग पाएगा ईपीएफओ एग्जाम में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट से। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग हम यूज़ करते हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा, जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही क्विकली एंड एफिशिएंटली सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। अब क्वांटम वर्ड हमने कहाँ से लिए? ये क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स से ये टर्म हमने ली है। और इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है जी। क्वांटम का मतलब ही क्या है? इस तरह से उसको डिज़ाइन करा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली मैनर में वो सॉल्व कर दे। ठीक है जी। आज की डेट में हम, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है क्वांटम कंप्यूटर का, एंड क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने कोई भी ऐसा डाटा भेजना है, मान लो एक एंड से दूसरे एंड में आपने डाटा भेजना है, आपने कंप्लीटली उसको इंक्रिप्ट कर दिया। मतलब हाय हेलो आपने भेजना है, और ये हाय हेलो को आप कोड वर्ड में लगा दो, 0754, हेलो का आप लिख दो FH012। आपने कंप्लीटली उसको एक कोड असाइन कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में आज की डेट में हम यूज़ करते हैं क्वांटम कंप्यूटर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और अगर हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है तब भी हम क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फाइनेंस मार्केटिंग, मतलब जो आज की डेट में हम एक तरह से क्रिप्टोग्राफी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसमें भी क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और लैब्स में एंड नासा, जितने भी हमारी स्पेस एजेंसीज हैं, वो इसका यूज़ करती हैं क्वांटम कंप्यूटर का, क्योंकि इसका टर्म अगर हम यहाँ पर समझें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेम द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ए ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, बी है डाटा लिंक लेयर, सी है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डी है सेशन लेयर। अगेन बहुत ही ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन है ये, और 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। वैसे 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, बट चलिए, अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर भी दिया होगा। इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखिए, ओएसआई मॉडल एक तरह का रेफरेंस मॉडल है। वैसे आज की डेट में अगर हम समझें, नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। अब टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया आपको, रेफरेंस मॉडल है। आया था 1976 में, इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करा गया था 1988 में। इसको हम आईएसओ मॉडल भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। अच्छा, यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में। यहाँ आपको 7 लेयर्स देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर आपको 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। आप ऐसे समझ लो, इन 7 लेयर्स को कन्वर्ट करा जाता है 4 लेयर्स में। काम लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा टीसीपी आईपी। आज हम अच्छे से समझेंगे ओएसआई मॉडल। ठीक है जी। अब देखिए, होस्ट ए, होस्ट बी। होस्ट ए को आप यहाँ पर कंसिडर कर लो सेंडिंग एंड, और होस्ट बी को आप कंसिडर कर लो रिसीविंग एंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सेंडिंग एंड में फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है सेंडिंग एंड या क्लाइंट एंड से। ठीक है जी। एप्लीकेशन फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ नेटवर्क, सिक्स डाटा एंड सेवन्थ फिजिकल। अगर हम रिसीविंग एंड में बात करें तो फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगी? फिजिकल, और सेवन्थ लेयर क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन। ठीक है जी। दोनों ही केस में फोर्थ लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में तो खैर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पर स्पेशली पूछा जाता है कि बताइए सेंडिंग एंड की फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो तीनों लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। और ये जो तीनों लेयर हैं, ये क्या है? हार्डवेयर। ठीक है जी। हम हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस तरह से कंप्यूटर में लिखते हैं। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर लेयर एंड ये है हार्डवेयर लेयर। चलिए, यहाँ पर हम समझते हैं इस लेयर के थ्रू हम किस तरह से नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए कि जापान की कोई कंपनी है, और इंडिया की मान लो, चलो हमारी स्लीपी क्लासेस ही है, और जापान से हमें कोई ऐसा डाटा आना है एजुकेशन से रिलेटेड। अब एप्लीकेशन में यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जापान से डाटा आएगा तो कौन सी लैंग्वेज में आएगा? जैपनीज में ही आएगा। तो एप्लीकेशन लेयर में
हमें क्या काम देखने को मिलता है कि जो कंपनी है वो डाटा को एक तरह से असाइन कर देती है कि ये हमें स्लीपी क्लासेस को भेजना है, और वो कौन सी लैंग्वेज में भेजेगी, जहाँ की वो कंपनी है, जैपनीज में। अब ये एप्लीकेशन लेयर ने प्रेजेंटेशन लेयर को ये डाटा भेज दिया, और ये डाटा कौन सी लैंग्वेज में था, जैपनीज में। ठीक है जी। अब प्रेजेंटेशन देखिएगी कि ये डाटा जाना कहाँ है। उसने देखा कि जो स्लीपी क्लासेस है वो है इंडिया में। इंडिया में कहाँ है, चंडीगढ़ मोहाली। तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, रीजनल लैंग्वेज को तो हम यूज़ नहीं करते ना ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करेगी, जैपनीज का जो ये सारा का सारा, मतलब जैपनीज लैंग्वेज में जो सारा का सारा डाटा था उसको कन्वर्ट कर देगी इंग्लिश में। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर इनक्रिप्ट भी कर देगी, मतलब इसको एक तरह से कोड असाइन कर देगी। सारा का सारा जो ये डाटा था, ऐसे समझ लो कि एक पीडीएफ थी 1000 पेजेस की, इसको कोड लगा दिया, इसको एक तरह से इनक्रिप्ट कर दिया, पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दे दिया सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर एंड टू एंड चेक करता है कि ये जो डाटा है ये प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब एक तरह से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो डाटा है ये हम स्लीपी क्लासेस में ही भेज रहे हैं या फिर कहीं और भेज रहे हैं। ठीक है जी, मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहा है दो सिस्टम्स के बीच में। एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद सिंक्रोनाइज करने के बाद ये डाटा भेज दिया गया ट्रांसपोर्ट के पास। अब ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट का काम क्या होगा, सबसे पहले ये जो डाटा है 1000 पेज की जो फाइल है इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब पैकेट्स फॉर्म में डिवाइड कर देगा। मान लो कि ये जो 1000 पेज की फाइल है इसको 100 पेजेस की इसने 10 फाइल्स बना ली, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में इसने सबसे पहले तो इस डाटा को क्रैक कर दिया। अब इसको क्रैक करने का मेनली मकसद क्या था कि मान लो कि अगर यहाँ पर एक फाइल करप्ट होगी, बाकी फाइल्स करप्ट ना हो, इसी वजह से यहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में ये डाटा को क्या करता है, सेगमेंटाइज कर देता है। ठीक है जी, मतलब पूरा का पूरा डाटा हमारा खराब ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया जैसे पैकेट की फॉर्म में डाटा को या सेगमेंटेशन कर दिया। उसके बाद ये देखता है कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर कर देता है कि हमारा जो डाटा है जो पैकेट की फॉर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहीं उसकी वजह से ना कोई हमारी फाइल करप्ट हो जाए। तो ये काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है जी, अब देखिए ट्रांसपोर्ट वर्ड यहाँ पर समझिए। अब जैसे नॉर्मली हम ट्रांसपोर्ट वर्ड कब समझते हैं, मान लो कि हमने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, या तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक तरह से लिंक बनाने की कोशिश करता है। ठीक है जी, उसके बाद डाटा दे दिया जाता है नेटवर्क को। अब नेटवर्क का काम क्या है, ये इंश्योर करेगा कि रूट क्या होना चाहिए सिग्नल का, मतलब रूटिंग को असाइन कर देता है प्रॉपर। एक तरह से रूट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किसमें, नेटवर्क में। आप ऐसे समझ लो आईपी एड्रेस यहाँ पर चेक करा जाता है कि ये प्रॉपर स्लीपी क्लासेस का ही आईपी एड्रेस है या फिर किसी और फर्म का आईपी एड्रेस है। तो ये काम किसका होता है, नेटवर्क का। उसके बाद ये यहाँ पर देखने के बाद ये डाटा को दे दिया जाता है, सारा का सारा डाटा डाटा लिंक लेयर को। अब डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, ये फाइनली टच करता है, मतलब फाइनली टच क्या होता है, एरर देखता है कि कोई एरर तो नहीं है, डिटेक्ट करने की कोशिश करता है उसको। अगर कोई एरर यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसको करेक्ट कर देता है, देन फ्रेमिंग करके ये फिजिकल को दे देता है। फिजिकल का काम क्या है यहाँ पर, ये एक ही काम करता है, जो डाटा यहाँ पर इसको मिला ये किस फॉर्म में मिला होगा, बिट की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल लैंग्वेज। ये कन्वर्ट करेगा सबसे पहले एनालॉग में, उसके बाद ये असाइन करेगा कि कौन से मोड में जाना चाहिए, सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में। मैं लिख देता हूँ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब ये क्या होता है ये भी एक बार समझ ही लो। सिंप्लेक्स ऐसे समझ लो कि आपने अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड को आपने बोला कि म्यूट कर लो माइक, अब मेरा बोलने का मन है, मैं ही आज सुनाऊंगा आपको। ठीक है जी, ये ऐसे समझ लो आप दोबारा से बातें कर रहे हो, दोबारा से तो क्या ही रिजल्ट मिलेगा हमें, क्या ही वो कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो दोबारा पे, और दोबारा से कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी, हाफ डुप्लेक्स ऐसे कंसिडर कर लो जैसे बचपन में हम वॉकी टॉकी का यूज़ करते थे, है ना। वॉकी टॉकी डेफिनेटली आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हेलो अल्फ़ा बीटा चार्ली स्पीकिंग, और यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलता था चार्ली चार्ली, है ना। तो मतलब ये बेसिकली क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर कोई पर्सन बोल रहा है और जब तक इसकी बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक यहाँ से पर्सन नहीं बोलेगा। ये क्या है, एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है।
ठीक है। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आज की डेट में जैसे हम फ़ोन में कन्वर्सेशन करते हैं और अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं एक बात वो, फिर आप, इस तरह से जो कन्वर्सेशन होती है मतलब दोनों ही एकदम से बोल पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है जी। तो 3 मोड में हमारा डाटा भेजा जाता है। अब फिजिकल लेयर ने भेज दिया, अब रिसीविंग एंड में जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, फिजिकल। अब इसने डाटा रिसीव करा, ये सबसे पहले क्या करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, देन दे देगा डाटा को। ठीक है। अब डाटा का काम क्या है, देखने का कि कोई एरर तो नहीं है, जो हमें डाटा रिसीव हुआ है वो एरर यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर एरर होगा तो उसको करेक्ट करा जाएगा। करेक्ट करने के बाद प्रॉपर फ्रेमिंग करके नेटवर्क को दे दिया जाएगा। अब नेटवर्क का काम क्या है, इंश्योर करना कि जो डाटा है ये हमें जापानीज कंपनी XYZ यहीं से ही आया है। ठीक है। तो नेटवर्क एक तरह से ये प्रॉपर देख पाएगा। उसके बाद ये दे देगा ट्रांसपोर्ट को। अब ट्रांसपोर्ट का काम क्या है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट पूरा प्रॉपर देखेगा कि जो सेगमेंटेशन में डाटा है वो सेगमेंटेशन वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, मतलब ये 10 फाइल्स ओपन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। उसके बाद ये सेशन को दे देगा। अब ये सेशन लेयर का काम यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट करेगा, सॉरी एक्नॉलेजमेंट मतलब कि ये डाटा यहाँ पर जो आपने भेजा था, मतलब इस कंपनी को एक तरह से एक्नॉलेजमेंट करेगा कि जो डाटा आपने भेजा था वो हमें रिसीव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका यहाँ पर एक तरह से कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है। जैसे आप जीमेल भेजते हो किसी को, जीमेल भेजने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज लिखा आता है, मैसेज सेंड, है ना, तो वो एक तरह से क्या है, एक्नॉलेजमेंट ही है। उसके बाद दे दिया जाता है प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ इनक्रिप्ट क्या था, यहाँ एक तरह से डिकोड करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, मतलब जो कोड लगाया गया था उसको हटाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दे देगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन में समझ लो यहाँ पर जो डाटा बॉस को दे दिया जाएगा फाइनली कि आप रीड कर लीजिए ये डाटा यहाँ से आया है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया OSI मॉडल का काम क्या है। बहुत ही सिंपल वे में हमने समझा। वैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख भी दिया है, एक बार आप यहाँ पर रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, बी कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, सी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं CPU में हमें क्या देखने को मिलता है, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट डेट अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। अब देखिए अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कंप्यूटर में डालते हैं, तो किसके थ्रू डालते हैं, मतलब क्या उसको हम बेसिकली बोलते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट। बहुत ही सिंपल, क्या बोलते हैं हम उसको, इनपुट। और बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं, ये आपने क्रैम कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए डिजिटाइजर इनपुट है या आउटपुट है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, OMR, ठीक है जी, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्मार्ट कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, वेबकैम, माउस, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ये बैंक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ट्रैक बॉल, स्कैनर, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जाता है कि ट्रैक बॉल एग्जाम्पल बेसिकली किस चीज़ का है। ए ऑप्शन है प्रोग्रामिंग डिवाइस, बी है पॉइंटिंग डिवाइस, सी है आउटपुट डिवाइस एंड डी है सॉफ्टवेयर डिवाइस। अब ट्रैक बॉल का काम क्या होता है, ये एक तरह से क्या करता है, पॉइंटिंग करता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, द डैश फॉर्मेट रिड्यूस एन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज वाइल प्रिजर्विंग मच ऑफ द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब देखिए आप साउंड की यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ए ऑप्शन है डॉक, ठीक है जी, बी है PNG, सी है GIF एंड डी है MP3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑप्शन देखते ही समझ जाना चाहिए कौन सा आंसर सही है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी, MP3। ठीक है जी। चलिए 7 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी किसके इन बिटवीन एक्ट करती है। ए ऑप्शन है CPU रैम, एंड उसके बाद है हमारा रैम एंड रोम, सी है CPU एंड हार्ड डिस्क, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए इसका सही आंसर है ए,
CPU एंड रैम। अब यहाँ पर समझिए कैश मेमोरी होती क्या है। देखिए कैश मेमोरी हमें देखने को मिलती है L1, L2, L3, 3 कैश मेमोरी होती है हमारे सिस्टम में, ठीक है जी। और जो प्रोसेसर में लगी होती है इनबिल्ट वो होती है L1, और जो प्रोसेसर के बिल्कुल नियर अबाउट लगे होते हैं, मतलब एक आईसी यहाँ पर होती है प्रोसेसर के बिल्कुल आसपास, वहाँ पर ये एक वहाँ पर ये लगी होती है और बस के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है जी। और L3 भी हमारे सिस्टम में ही लगी होती है। अब देखिए ऐसे समझ लो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो जैसे आप स्टडी करते हो, आपका जो डेस्क है, ठीक है, और उस डेस्क पे आप वही बुक्स रखते हो जो आपको पढ़नी है, ठीक है जी। और पास ही में बगल में एक अलमारी पड़ी है, मतलब अलमीरा है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है जी। आप अपना यहाँ पर टाइम शेड्यूल जो भी देखते हो उसके अकॉर्डिंगली आप वो बुक्स यहाँ से निकाल के लाते हो और ये बुक्स को यहाँ पर रख लेते हो। और आपका ये जो टेबल है इसमें एक एज सच ड्रॉअर भी होता होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो ड्रॉअर का काम है ये करता है कैश मेमोरी। अब ड्रॉअर में हम क्या चीज़ रखते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में फार्मूला रखते हो। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रिवाइज करना ही पड़ता है, ठीक है जी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं वो तो फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं अदर एग्ज़ाम्स में, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटिंग है उसके लिए हमें डेली रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉअर में अपने नोट्स रख लेते हैं जो हमें डेली उनको रिवाइज करना होता है। या ऐसे समझ लो कि पेन रख लेते हो आप, ठीक है, और जो भी एसेसरी होती हैं जो हमें स्टडी के लिए चाहिए होती हैं वो आप अपने ड्रॉअर में रख लेते हो। तो ऐसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर की जो प्रोग्राम होते हैं, जो एक तरह से रीड राइट कमांड्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो स्टोर हो जाती हैं कैश मेमोरी में, ठीक है जी। हमें बार बार रैम में नहीं जाना पड़ता या बार बार हार्ड डिस्क में नहीं जाना पड़ता, तो डायरेक्टली हम कैश मेमोरी से एक्सेस कर लेते हैं। डेट्स वाई हम कंप्यूटर को बहुत ही फास्टली यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी का यहाँ पर आपको काम समझ में आ गया। जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं कैश मेमोरी में। बाकी जो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो डेस्क है, इसको बेसिकली आप डेस्क पे जो आपने बुक्स रखी है इसको आप रैम कंसीडर कर लो, और जो अलमीरा है इसको आप कंसीडर कर लो हार्ड डिस्क, और जो ड्रॉअर है वो है एक तरह से कैश मेमोरी, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज। ए ऑप्शन है पेटाबाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। बी ऑप्शन है किलो, मेगा, टेरा, पेटा, गीगा। अब यहाँ पर सीक्वेंस आपने देखना है। सी है मेगा, टेरा, गीगा, किलो, पेटा। अब देखो यहाँ पर ए और सी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किलो हमें देखने को मिल रहा है सी, बी और डी में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सीक्वेंस सही है। किलो के बाद मेगा, ठीक है, उसके बाद टेरा, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, और 8th का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक बार ये आपने सीक्वेंस अच्छे से याद रख लेना है। 1 बिट कितने, 1 बिट को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, 0 1 की फॉर्म में। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद 8 बिट 1 बाइट 2 निबल, 1024 बाइट 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB। इसी तरह से अब यहाँ पर आपने ऐसे रिवर्स करते जाना है, ठीक है जी। अब ये जो लास्ट के 4 हैं इसको आप अच्छे से देख लो। 1024 हेक्साबाइट, 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट, 1 यूटाबाइट, 1024 ब्रोंटाबाइट, ठीक है। उसके बाद 1024 BB, 1 जियोपोबाइट, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग इनको गलत कराते हैं, और इसको आपने अच्छे से क्रैम करना है। चलिए 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सेट स्पोर्ट्स जैपनीज एंड चाइनीज फॉन्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। जैपनीज एंड चाइनीज फॉन्ट्स के रिगार्डिंग पूछा गया कि कौन से करेक्टर सपोर्ट करता है। ए ऑप्शन है EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उसके बाद ASC
ये तो आपको पता ही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद GUI, ये तो खैर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद D, UNICOD, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। UNICOD का मतलब क्या होता है? यूनिक यूनिवर्सल, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, यूनिक यूनिवर्सल यूनिफॉर्म करेक्टर एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए 1111 और ये स्पेस है 1001 और हमें इसको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 9F, B FF एंड C 99 एंड D F9। अगर आपने कंप्यूटर को बहुत ही बेसिक से समझा होगा और पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। अब ये चार्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको आपने याद रखना है। देखो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, 0 1 की फॉर्म में। अगर हमें 0 लिखना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 0। अब ये 0 किस तरह से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं सारा का सारा डाटा लिख देता हूँ। 1 2 4 8, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? टॉगल है। अब टॉगल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, यहाँ पर समझिए। अगर 2 लिखना है हमें, ठीक है, 2 बनाना है, तो यहाँ पर हम कौन से टॉगल के आगे मतलब ऑन कर देंगे? तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? अगर हमें 2 लिखना है तो कंप्यूटर में क्या लिखा जाएगा? 0 0 1 0 या 0 1 0, ठीक है जी। अगर 3 लिखना है तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? 1 1 0 0, ठीक है जी। अगर हमें 4 लिखना है तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? 0 0 1 0। अगर हमें 5 लिखना है तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा? 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, ठीक है जी। 8 अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे 8 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 9 लिखना है तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 1। अगर हमें 10 लिखना है, वैसे हम 10 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें A लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की जगह देखो 10 का कैसे बनेगा? 8 के नीचे 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, तो क्या हो गया? 10। जैसे कि मैंने बताया 10 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? A। उसके बाद हम 11 क्या लिखते हैं? B, ठीक है। अब 11 कैसे बनेगा? 8 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, तो क्या बन गया? 11 बन गया हमारा। 8 + 2 + 1, ठीक है जी। उसके बाद 12 अगर हमें बनाना है, 8 + 4 क्या हो जाता है? 12 हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं? C। उसके बाद अगर हमें 13 लिखना है तो 13 हम कैसे लिखेंगे? 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो 1 1 0 1, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। और हमें 15 अगर बनाना है तो 8 + 4 + 2 + 1, तो हम 15 बना लेंगे। 1 1 1, ये हमारा क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 1 1 1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। मतलब 15 की जगह हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। अब यहाँ पर F स्टार्टिंग में कहाँ पर है? D में, ठीक है। और 1 0 0 1 ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा था? यहाँ पर। और ये क्या है? 9 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? F9। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे इस टेबल के अकॉर्डिंगली। बस आपको ये याद रखना है 8 4 2 1, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 1 की। अगर 0 यहाँ पर हम कंसीडर करें तो सभी के नीचे 0 लगा दो, ठीक है जी। अगर हमें 8 यहाँ पर कंसीडर करना है तो यहाँ पर 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 लगा दो, तो यहाँ हमारा 8 बन जाएगा, ठीक है जी। 9 करना है तो यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 लगा दो, यहाँ 9 बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम समझते हैं। ए ऑप्शन है अलाउ द यूजर टू डायग्नोस एंड ट्रबल शूट द डिवाइस। बी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट एंड डी हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक तरह से कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल।
आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद वहाँ पर लास्ट में आप देखते हो कि उसमें टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, ठीक है जी। वो टेक्निकल डिटेल्स को हम किस तरह से बेसिकली कंसिडर करते हैं और क्या कहते हैं, एक बार ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर को एक तरह से मतलब हेल्प करता है इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर एंड ऑल ऑफ द अबव। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये हेल्प करता है यूज़र को कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन करने में जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये एक तरह से ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन करा जाता है, चाहे आपने फाइल को फाइंड करना हो, चाहे आपने बैकअप लेना हो, चाहे आपने मल्टीमीडिया को एक्सेस करना हो, मतलब कोई सॉन्ग वगैरह सुनना हो, या आपने इमेज को चेक करना हो, आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इमेज पड़ी हो। तो ऐसे हम प्रोग्राम को या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है जी। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम में हम यहाँ पर तीनों चीज़ें कर सकते हैं, वायरस को स्कैन भी कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, और डिस्क को हम डीफ्रेगमेंटर भी कर सकते हैं, मतलब डिस्क को हम एक तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, विंडो 7, विंडो 8, विंडोज़ 14, विंडो 8.2। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर मार्क करके आएंगे सी, विंडोज़ 14, ठीक है जी। अब आपको ये पता नहीं कि वो आई है कि नहीं मार्केट में, लेकिन आपको लगेगा कि 14 यहाँ पर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यही होगा लेटेस्ट वर्जन। हमारे इंडिया में नहीं आया होगा, लेकिन फॉरेन में आ गया होगा कहीं, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, विंडो 8, ठीक है जी। विंडो 8.2 नहीं है, विंडो 14 भी नहीं है, विंडो 7 से अगर लेटेस्ट देखें तो विंडो 8 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर सभी के सभी याद रखने हैं विंडो के वर्जन, MS डोज। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है, मैं आपको बता देता हूँ। SSC और रेलवे के अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, EPFO में तो खैर मुझे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन हम मान के चलते हैं SSC और रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन बैंकिंग एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते थे, आजकल तो बैंकिंग एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं और मेनली एग्जाम्स में नहीं आते। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है वो है आपका MS DOS, ठीक है जी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन विंडोज़ NT आया था, न्यू टेक्नोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1993 में। फिर 1995 में विंडोज़ 95 आया। ये ईयर के अकॉर्डिंगली नहीं आए थे, जस्ट ये एक कोइंसिडेंस है। विंडोज़ 98 ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया था, ठीक है जी। उसके बाद विंडोज़ ME, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन था बट नहीं चला। फिर इसको थोड़ा सा इसमें जो एरर्स थे उसको ठीक करा गया, और इसका वर्जन था विंडो XP, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, मतलब इवन 2010 तक 2012 तक हमने विंडो XP को यूज़ किया है, ठीक है जी। उसके बाद विंडोज़ विस्टा, इसमें भी बहुत सारे एरर्स थे, ठीक है जी। इसमें फिर थोड़े से चेंजेस करेंगे और फिर हम कंसीडर करते हैं विंडो 7, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में भी यूज़ करा जाता है। फिर विंडो 8 एंड विंडो 10, और आज की डेट में वर्क चल रहा है विंडो 11 पर। मेनली हम विंडो 10 ही यूज़ करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो आज मॉडर्न टाइम में हम कौन सी विंडो को यूज़ करते हैं, विंडो 10, ठीक है जी। और सबसे लेटेस्ट विंडो का कौन सा वर्जन हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, विंडो 11, और इसको भी यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विंडो 10 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ए ऑप्शन है एंड्रॉयड, बी है सफारी, सी है सिम्बियन एंड डी है iOS। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा इसमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है जी, सफारी और सिम्बियन में आपको कन्फ्यूज़न होगा। देखिए अगर आपने एप्पल के फ़ोन चलाए तो डेफिनेटली सफारी आपको समझ में आ गया होगा, सफारी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने नोकिया के फ़ोन चलाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया यूज़ करता था, सिम्बियन बहुत पहले यूज़ करा जाता था ये। तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, एंड्रॉयड, सिम्बियन एंड iOS। तो सफारी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ डिस्क कॉपी कमांड इज टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क कॉपी कमांड को हम किस तरह से एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ए ऑप्शन है फॉर्मेट द डिस्क इफ इट इज नॉट फॉर्मेटेड बिफोर अ राइट ऑपरेशन इज इनिशिएटेड ऑन इट। बी, overwrite the existing content of the destination disk as it copies the new information to it। सी है make an exact copy of a floppy disk। एंड डी all of the above। देखिए डिस्क कॉपी जो कमांड है वो तीनों पर्पस के लिए यूज करी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ असेंबलर। असेंबलर का क्या फंक्शन होता है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ए ऑप्शन है टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। बी, टू कन्वर्ट हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। देखो असेंबलर का काम होता है टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा जाता है, इवन आरबीआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीआई 2016 में, ठीक है जी। एसबीआई में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। द लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम इज, हम गेम्स में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सी, C++, जावा, SQL। तो मेनली हम गेम्स में यूज़ करते हैं जावा, ठीक है जी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ पाते हैं, मतलब यहाँ पर समझिए ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड साइज, सोर्स कोड, इंस्ट्रक्शन सेट, एप्लीकेशन। अच्छा अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, अगर आपने बीटेक की होगी या फिर बीएससी कंप्यूटर से की होगी या फिर 10th तक आपने कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ा होगा या कोई लैंग्वेज सीखी होगी, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से कोड होता है, सोर्स कोड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश अ टास्क इज नोन एज। आप एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, मान लो कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो प्रोग्राम को हम बेसिकली किस फॉर्म में एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। ए ऑप्शन है एल्गोरिथम, बी है हार्डवेयर प्रोग्राम, सी है सॉफ्टवेयर, एंड डी है फर्मवेयर प्रोग्राम। अच्छा चलो ऐसे समझ लो, आप 10 to 12 यहाँ पर डिजिट्स हैं, मान लो कि जैसे 7 8 9 9 8 4 ऐसे 12 डिजिट्स हैं, इनको आप प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो आप प्लस कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप में ही लिखे जाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद 21 को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, वाई डू यू लोगो फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। जब हम वो ऑफिस से जाते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं। ये ऑप्शन है समवन might steal your files, password, etc. B, in order to save electricity. C, logging off is essential to increase performance. And D, logging off is mandatory before you go out. जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा, यहाँ जाने से पहले सभी अपने जो अप्लायंस हैं उनका स्विच ऑफ कर दो, उनको स्विच ऑफ कर दो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा डी भी सही हो सकता है। फिर आपको लगेगा इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, ये भी हमारा मतलब एक फ़र्ज़ है, तो बी भी हो सकता है। लॉगिंग ऑफ इज़ एसेंशियल टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, मतलब अगर हम कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर देंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देगा। देखो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एक जैसी सी रहती है। प्रैक्टिकल होके आपको सोचना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है, आपके पासवर्ड को कोई चुरा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, समवन माइट स्टील योर फाइल्स, पासवर्ड एक्सेट्रा। 22nd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। ये शॉर्टकट से रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बट मैं आपको थोड़े से यहाँ पर शॉर्टकट बता भी दूंगा नेक्स्ट सेशन में, या फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे शॉर्टकट वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप थोड़ा सा उसको स्किप ही कर दिया करो अगर आपको नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आज ये जो 4 शॉर्टकट हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब लगभग ये जो 4 शॉर्टकट हैं ऐसे समझ लो 7 to 8 टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब Alt + F4 ये हमारा ए ऑप्शन है। आपको बताना है कि अगर हमें क्लोज करना है मतलब एक्टिव विंडो को, क्या हम इसी शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। बी है Ctrl + F2, सी है Shift + F12, एंड डी है Alt + एंड इक्वल टू।
इसका सही आंसर है ए, अल्ट प्लस F4। अगर हमें एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो हम इस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू करना है, मतलब जो भी हमने यहाँ पर डॉक में काम किया है उसको हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट में प्रॉपर अलाइनमेंट आ रही है कि नहीं आ रही वो देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2 कर देते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस S कर देते हैं, ठीक है, नहीं कंट्रोल प्लस F2, हाँ कंट्रोल प्लस F यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है और पूरी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कंप्लीट आपको पिक्चर देखने को मिल जाती है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F12 को हम यूज़ करते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सेव करना चाहते हो, साथ साथ आपके कंप्यूटर में यूपीएस नहीं है या फिर आपके लैपटॉप की बैटरी डेड है, कहीं लाइट चली गई तो सारा का सारा जो आपने काम किया वो बर्बाद ना हो जाए, और उसके लिए आप बार बार सेव कर रहे हो, तो आप शिफ्ट प्लस F2 कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट सेव होता जाएगा। इसके लिए आप एक और शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल प्लस S। मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी अच्छी है बट फिर भी मैं यूज़ करता रहता हूँ कि डाटा नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। और F12 अगर हम अलग से यहाँ पर मतलब एक सिंगल F12 को प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि एक पॉपअप आ जाता है, मतलब एक डायलॉग बॉक्स हमें देखने को मिलता है, उसमें सेव एस पर हम क्लिक करते हैं, तो सेव एस के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि किस नाम से आप ये फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है जी। अल्ट प्लस एंड इक्वल टू, ये हमारे मैथ वाले सर ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल, मतलब अगर आप एक्सेल फाइल में सभी टर्म्स को प्लस करना चाहते हैं तो हम इस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इज डन एज। अब देखिए नेटवर्किंग में हम ऑप्टिकल फाइबर का आजकल यूज़ करते हैं, जैसे 4G है 5G है, इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में। इट हैज़ हाई बैंडविड्थ, B, it is thin and light, C, it is not affected by electromagnetic interference, power surge, etc. and D, all of the above। बिल्कुल सही, हाई बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर का जो साइज़ है वो हमारे जो हेयर होता है, एक हेयर उसके इक्वल होता है, ठीक है। अब उससे डाटा कैसे जाता है, लाइट की फॉर्म में जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा डाटा सेंड होता है वो किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल में याद रखना। उसके बाद कोई ऐसा अगर मान लो कि जैसे हमने कोएक्सल केबल में, आप टीवी देखते हो, जब टीवी देखते हो या आपका फ़ोन आ जाता है तो आपके टीवी स्क्रीन में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है जी। समटाइम्स वॉइस में इस तरह से आपको देखने को मिलता है, या आप ऐसे समझ लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और लाइट चली जाए और आपने इन्वर्टर पे चार्जिंग पे लगा दिया, तो आप देखते हो बीच में नॉइस आने लग जाती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से जब हम डाटा भेजते हैं तो लाइट की फॉर्म में डाटा भेजते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSD रेफर्स। MSD रेफर्स, ए ऑप्शन है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बी मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट, सी मल्टीपल सिग्निफिकेंट डिजिट एंड डी मोस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा यहाँ पर अगर LSD पूछा जाएगा तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में हम कौन सी डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि हम एक तरह से इंश्योर करते हैं, रूटिंग प्रोवाइड करते हैं सिग्नल को, मतलब देखते हैं आईपी एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर टर्म समझो, ए ऑप्शन है रिपीटर, बी है राउटर, सी है एप्लीकेशन गेटवे, डी है स्विच। अब देखो अगर हम सिग्नल को भेजना चाहते हैं, प्रॉपर रूट के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कौन से टर्म को, कौन से ऑप्शन को सही करके आएंगे। तो OSI मॉडल में जितने आपके डाउट्स रहे होंगे डेफिनेटली वो क्लियर हो गए होंगे, और इसका सही आंसर क्या है, राउटर, ठीक है। राउटर क्या करता है, प्रॉपर रूट प्रोवाइड करता है और थोड़ा सिग्नल को एनहांस कर देता है, ठीक है जी। तो चलिए होपफुली आपको आज 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं अलग से डाउट सेशन ले लूँगा, ठीक है जी। क्योंकि EPFO पेपर आपका इसी वीक है संडे को, और नेक्स्ट वीक तक हम वेट नहीं करेंगे। जो आपका डाउट होगा मैं अलग से वो आपके डाउट के लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, और जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छा पेपर करिए, बाय बाय।